हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मनोज छापरिया। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य आयोगों की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों की विशेष मांग पर अति महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज, समाजशास्त्र विषय में जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उसका क्या अर्थ होगा। वैसे तो हजारों की संख्या में है, मैं अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूं, बट जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनको हम इन वीडियोस में समेटने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इस वीडियो की लेंथ 5 से 10 मिनट के बीच होगी और एक वीडियो किसी एक इंपॉर्टेंट टर्म पर आधारित होगा। आज हम इस श्रृंखला का जो पहला ये डिस्कशन है या ये जो पहली परिचर्चा है, वो पहला शब्द है, वो है कार्ल मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली के जो विभिन्न स्वरूपों की बात की है उसमें एक शब्द आता है और वो है एशियाटिक उत्पादन प्रणाली। क्या है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या एशियाटिक उत्पादन प्रणाली से क्या तात्पर्य है? कई बार इस पर सवाल पूछा गया है, कई बार ये अपेक्षा की गई है कि कार्ल मार्क्स पर जो भी सवाल पूछा गया है उसके उत्तर के एसेंशियल पार्ट के रूप में आप एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन यानी कि एशियाटिक उत्पादन प्रणाली के बारे में भी लिखें और जानें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मार्क्स के बारे में लिखना है, मार्क्स को समझना है और मार्क्स पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर पर अधिक से अधिक अंक अर्जित करने हैं, तो आपको इस टर्म को समझना आवश्यक है। देखिए, उत्पादन प्रणाली, जब मार्क्स की पूरे उसकी चर्चा होती है, उत्पादन प्रणालियों की बात होती है, तो एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की जो अवधारणा है वो पूरी उत्पादन के एक विशिष्ट मौलिक तरीके से जुड़ी हुई अवधारणा है। ठीक है। अब इसमें एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि आदिम साम्यवाद, फिर दास प्रथा, फिर सामंतवाद, फिर पूंजीपति और सर्वहारा, इस जो क्रम है, इस परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के इस क्रम में एशियाटिक उत्पादन प्रणाली कहां पर मौजूद है, कहां पर दृष्टिगत होती है? तो देखिए, यह जो एशियाटिक उत्पादन प्रणाली है, यह प्राचीन दास उत्पादन प्रणाली और सामंतवादी उत्पादन प्रणाली यानी सामंत अर्धभूदास उत्पादन प्रणाली के से पहली बात तो अलग है। इसको एक समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो न तो ये एशियाटिक उत्पादन प्रणाली, न तो दास उत्पादन प्रणाली से इसका कुछ लेना देना है, न सामंतवादी उत्पादन प्रणाली से कुछ लेना देना है। एशियाटिक उत्पादन प्रणाली आदिम समुदायों, ट्राइबल्स जिसको आप कहते हैं, जनजाति समाज जिसे कहते हैं, उनकी विशेषता है, जिसमें भूमि का स्वामित्व सामुदायिक होता है। पहले कबीले थे, आदिवासी थे, आज की तरह संविधान, राज्य, पुलिस, न्यायपालिका, कार्यपालिका नहीं थी। तो ऐसे में जो भूमि का स्वामित्व होता था वो सामुदायिक होता था, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और जनजातियों में जो उनका मूलभूत आधार है, ये समुदाय जिस मूलभूत आधार पर आधारित है वो है इनमें पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था। ठीक है। तो अब इन समुदायों में, इन जनजाति या सरल समुदायों में वास्तविक अथवा काल्पनिक एकता जो होती थी उसकी अभिव्यक्ति राज्य शक्ति करती थी। यानी जिस भी तरीके का गवर्नेंस रहा होगा उसको हम राज्य शक्ति के रूप में यहां पर संबोधित कर रहे हैं, वो अभिव्यक्त करती थी। यानी कि इनकी, इन समुदायों में अगर कोई वास्तविक एकता है या काल्पनिक एकता है तो उसकी अभिव्यक्ति राज्य शक्ति, यानी कि जितनी पावरफुल राज्य शक्ति होगी उतना पावरफुल उस कम्युनिटी के बीच, उस समुदाय के बीच एकता की परिकल्पना की जा सकती है। ठीक है। अब सवाल यहां पर आया कि राज्य शक्ति थी तो ये राज्य शक्ति क्या कुछ और भी करती थी या केवल इसका कार्य जो था वो सीमित था? तो देखिए, राज्य शक्ति आवश्यक आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित भी करती थी। ठीक है। तो ये
खाली काल्पनिक एकता की अभिव्यक्ति नहीं थी, वास्तविक एकता की अभिव्यक्ति नहीं थी, अपितु आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने का एक अभिकरण भी था महत्वपूर्ण, तथा समुदाय के उत्पादन व श्रम के कुछ हिस्से का यह प्रत्यक्ष उपयोग करती थी। ठीक है, तो उत्पादन कम्युनिटी करती थी, ट्राइबल कम्युनिटी करती थी, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जो है उसके श्रम का, उसके उत्पादन का, उसका उपभोग राज्य शक्ति करती थी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां समझना चाहिए इस टर्म में कि उत्पादन की यह प्रणाली क्या परिलक्षित करती है, क्या इसमें एक विशिष्ट गुण के रूप में हम इसको चिन्हित कर सकते, क्या चीज ऐसी चिन्हित करें जो इसके एक स्पेशल फीचर के रूप में दृष्टिगत हो। तो उत्पादन की यह जो एशियाटिक उत्पादन प्रणाली है, यह वास्तव में वर्ग विहीन समाज से वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन का एक संभाव्य है, एक प्रोबेबिलिटी की ओर हमें इशारा करती है, संकेत करती है। ठीक है, और शायद जिस सामाजिक परिवर्तन की बात मार्क्स करता है, इस परिवर्तन, यह जो परिवर्तन है, यह इस परिवर्तन का यह सबसे प्राचीनतम स्वरूप है। ठीक है, सबसे एशियंट फॉर्म है इसका। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिर जब हम मार्क्स के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि मार्क्स द्वंद्वात्मकता की बात करता है, और यह द्वंद्वात्मकता यानी कि परस्पर विरोधाभास यहां पर भी मौजूद है। और कैसे मौजूद है कि इसमें जिस हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस परिवर्तन में भी विरोधाभास निहित है। वाद प्रतिवाद संवाद वो आपने पढ़ा होगा, जब मार्क्स आप पढ़ेंगे उसमें डिटेल में, तो वो जो विरोधाभास है, वो परिवर्तन का जो विरोधाभास है, वो यहां पर भी निहित है। ठीक है, तो एक चीज। और दूसरा, अगर इसको हम और थोड़ा सरल करें तो उत्पादन के सामुदायिक जो संबंधों के साथ राज्य तथा शोषण करने वाले जो वर्ग के उभरते स्वरूपों का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो उत्पादन, अब देखिए यहां पर उत्पादन के सामुदायिक संबंध के साथ राज्य, तो वाद और प्रतिवाद की जो बात आप करते हैं, जब मार्क्स हीगल के डायलेक्टिक्स को द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत को यूज करता है, तो वहां वाद और प्रतिवाद किसके बीच होता है, एक जो नियंत्रक शक्ति है और दूसरा जो सामुदायिक शक्ति है, कम्युनिटी है जो, तो उन दोनों के जो आपस में जो संबंध है, अगर शोषणकारी है तो डेफिनेटली वहां पर विरोधाभासी स्थिति पैदा होगी और वो परिवर्तन का एक मूलभूत कारण बनता है। ठीक है, तो ये इस वे में समझिए कि एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन या एशियाटिक उत्पादन प्रणाली इस रूप में समझी जा सकती है। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि एशियाटिक मोड ऑफ एशिया, एशियाटिक मतलब एशिया, एशिया में भारत भी है, तो क्या कार्ल मार्क्स ने भारतीय समाज के बारे में कोई व्यवस्थित प्रस्तुति दी है? नहीं। ठीक है, हां, मार्क्स अपने जीवन काल में उन्होंने कोई व्यवस्थित प्रस्तुति तो नहीं दी, लेकिन भारतीय कुछ तत्कालीन कॉन्टेम्परेरी भारतीय प्रश्नों पर कुछ उत्तर दिए। ठीक है, अपने विचार दिए, है ना, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये वे प्रश्न थे, अब सवाल ये पैदा होता कि वो कौन से प्रश्न थे जो भारतीय समाज से जुड़े थे और उसका उत्तर कार्ल मार्क्स ने दिया था। तो वास्तव में ये वो प्रश्न थे जिन्होंने जनता का ध्यान आकृष्ट कर रखा था, और कभी कभी उसने अपने सामान्य तर्कों को स्पष्ट करने के लिए भारत की विगत और वर्तमान दशाओं से उदाहरण लिया और उसकी परिचर्चा की। तो इस दृष्टि से मार्क्स ने अपने स्पष्टीकरण, अपने व्याख्या को तार्किक बनाने के लिए भारतीय समाज को उद्धृत किया है, यानी कि सीधे सीधे कुछ स्पष्ट इस पर नहीं लिखा है। ठीक है, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भारतीय समाज और इतिहास की व्याख्या करने के लिए वास्तव में जो स्थिति है, ये तो मार्क्स की दृष्टि से हो गया, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है ना कि क्या ऐसा है? मार्क्स ने जो भी भारतीय समसामयिक जो दशाएं थी, उनसे जो भारतीय जनता या यूरोपियन जनमानस के मस्तिष्क में जो प्रश्न उठ रहा था,
उसके उत्तर के लिए दिया, तो क्या ऐसा था? तो मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि भारतीय समाज और इतिहास की व्याख्या करने के लिए एशियाटिक उत्पादन प्रणाली की अवधारणा अनुपयुक्त है। ये क्लियर कट आप जान लीजिए कि वो, अगर हम इंडियन सोसाइटी के रेलिवेंस में, भारतीय समाज में इस अवधारणा की प्रासंगिकता के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो यह अनुपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, और बहुत सारी विविधताएं हैं, उसको जो है इस पैराडाइम से नहीं समझा जा सकता। तो ये है उत्पादन प्रणाली के विभिन्न स्वरूपों में एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रणाली जिसकी चर्चा कार्ल मार्क्स ने की थी, और वो है एशियाटिक उत्पादन प्रणाली। आशा करता हूं आपको संक्षेप में, लेकिन इस टर्म की अवधारणा से आप भली भांति परिचित हो गए होंगे। थैंक यू।